हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक टू योर क्लासेस। तो मेरे भाई लोग, अब हम लोग यहाँ पे पास्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चन एमसीक्यूज जो बाकी थे वो अपन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। 40 एमसीक्यूज है, 40 45 है, वो जो भी अपन यहाँ पे कंप्लीट करके साइड रखते हैं, है ना जी। चलो फटाफट आ जाओ। इन क्राउड फंडिंग द मनी प्लेस्ड बाय द बैकर्स, ये बैंकर लिखना, बैकर्स नहीं है, बैंकर इज अ लोन एंड मस्ट बी रीपेड विद इंटरेस्ट बाय अ सर्टेन डेडलाइन। क्या बोलते हैं इसको? डेट फंडिंग में आता है। डेट फंडिंग में क्या आता है भाई? डेट क्राउड फंडिंग में क्या होता है भाई? मैंने तुमको पैसा दिया, ठीक है, मेरे को तुम इंटरेस्ट के रूप में थोड़ा 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 पैसा कुछ टाइम के बाद देना स्टार्ट करता है, उसको बोलते हैं भाई डेट डेट क्राउड फंडिंग। ठीक है, सिंपल था ये, है ना। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर द मोटिव ऑफ होल्डिंग कैश, कैश को होल्ड करना, अपने पास कैश रहता है ना भाई, क्यों होल्ड करके रखना है? तो पहला लिखा ट्रांजेक्शन मोटिव। ट्रांजेक्शन मोटिव मतलब मेरे को 5 दिन बाद किसी को पेमेंट देना है, ट्रांजेक्शन करना है, या फिर कोई भी एक्विजिशन करना है, मर्जर करना है, कुछ भी चीज़ खरीदना है, तो मैं होल्ड करके रखा हूँ कैश कि भाई 5 दिन बाद देना है। घर खरीदना है तो 5 दिन के लिए कैश रखा हुआ है कि भाई 5 दिन बाद मैं घर खरीदूंगा तो कैश 5 दिन के बाद देना है, तो इसलिए मैं रख रहा हूँ। तो क्या बोलेंगे? ट्रांजेक्शन मोटिव, ये इसका आंसर है। ठीक है, दूसरा है भाई प्रिकॉशनरी मोटिव। प्रिकॉशनरी मोटिव मतलब भाई इमरजेंसी के लिए, इमरजेंसी के लिए भाई कुछ हो जाए कर जाए, हम इमरजेंसी फंड बनाते हैं ना, तो इसलिए अपन इमरजेंसी के लिए कैश अपने हाथ में रखते हैं, है ना जी। ठीक है, तो दूसरा भी सही है। तीसरा स्पेक्यूलेटिव मोटिव। स्पेक्यूलेटिव मोटिव मतलब मेरे को लग रहा है कि भाई कल स्टॉक मार्केट में घुसना चाहिए, है ना जी, कल अच्छा मार्केट रहेगा तो मैं इन्वेस्ट कल करूंगा, आज अपने पास कैश रखता हूँ। या फिर मैं सोचता हूँ कि भाई गोल्ड है, आज गोल्ड नहीं खरीदते, कल गोल्ड की प्राइस बहुत ऊपर जाने वाली है, तो कल सुबह अपन बाय करेंगे गोल्ड को, है ना जी। तो मैंने होल्ड करके रखा हुआ है स्पेक्यूलेटिव मोटिव के लिए, है ना। तो कुछ भी चीज़ हो सकती है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि तीनों ही सही है। हम कैश को होल्ड करते हैं, तीनों रीजन के कारण हम कैश को होल्ड करते हैं, है ना जी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चैलेंज ऑफ एग्रीटेक इंडस्ट्री इन इंडिया? एग्रीटेक बोले तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी स्टार्टअप्स हैं उनमें क्या क्या दिक्कतें आती है। तो पहला लिखा है भाई लैक ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। हाँ भाई, एग्रीकल्चर वाले बिजनेस को अगर कोई स्टार्ट कर रहा है तो उनको लोन इतने इजीली नहीं देते। बिजनेसमैन को तुरंत लोन मिल जाता है, उनका बैंक स्टेटमेंट चेक कर लेंगे 6 मंथ का, उनको सीसी लिमिट तो ऐसी दे दी जाएगी अगर अच्छे खासे ट्रांजेक्शन है तो। लेकिन जो अपना एग्रीटेक इंडस्ट्रीज है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो स्टार्टअप चालू कर रहा है, फिर जो गाँव के लोग हैं, जो फार्मर्स लोग हैं, उनको लोन इतने जल्दी नहीं मिलता है बैंक वगैरह से। मार्केट में जाते हैं तो बहुत 20% 25% का इंटरेस्ट रेट लगता है। ये गांव की स्थिति है, हमारे जो विलेजेस की स्थिति यही है। अपन किसी से भी उधार लेने जाएंगे ना मार्केट में तो 20-25% तक का इंटरेस्ट लेते हैं वो। तो लैक ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, तो जो एग्रीटेक इंडस्ट्रीज है, सॉरी एग्रीटेक इंडस्ट्री है, उसमें फाइनेंशियल सर्विस की बहुत दिक्कत है, एकदम से लोन वगैरह नहीं मिलता, पैसा वगैरह अपने को ईजिली नहीं मिलता है लोन पे। दूसरी चीज़ है लेस यूज ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का हम यूज़ नहीं करते हैं, ये तो सिंपल स्वाभाविक सी बात है ना जी। तीसरा भाई इशू इन मार्केटिंग। मार्केटिंग में भी बहुत इश्यूज होते हैं, जैसे भाई मेरा कुछ भी गेहूँ है, सोयाबीन है, फिर कुछ भी है, तो मेरे को अगर मार्केटिंग करना है तो मैं मार्केटिंग के लिए क्या है, डायरेक्टली जो मंडी होती है, मंडी जाते हैं, वहाँ जाके बेच के आ जाते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं है कि बेस्ट से बेस्ट बायर हम चुन सके, ऐसा कुछ अपने पास अवेलेबल नहीं होता। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव, कि भाई ये प्रॉब्लम्स, तीनों प्रॉब्लम्स रहती है हमारी एग्रीटेक इंडस्ट्री के अंदर, है ना जी। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फिनटेक टेक्नोलॉजी? फिनटेक मतलब फाइनेंस, पैसा, पैसे से रिलेटेड है। पेटीएम फिनटेक टेक्नोलॉजी है बिल्कुल, ठीक है। वाइट हेड जे आर, ये अपना एजुकेशन इंडस्ट्री का वो था, एजुकेशन का स्टार्टअप था। जैसा अकेडमी है, पीडब्ल्यू, ऐसे ही वाइट हेड हेड जे आर था, जो कि बच्चों को पढ़ाता था ऑनलाइन, है ना। ठीक है भाई, इसके बाद है लैंडिंग कार्ड। लैंडिंग कार्ड हुआ, और इनक्रेड। इनक्रेड तो तुमने आजकल ऐड भी सुना होगा, इनक्रेड के जो कार्ड्स आते हैं, तो तीनों ये तीनों क्या है भाई? फिनटेक कंपनी से। पेटीएम हुआ, लैंडिंग कार्ड हुआ, इनक्रेड हुआ, तो अपना आंसर हो जाएगा डी, सॉरी बी, वाइट हेड जे आर, ये अपना एजुकेशनल टेक है, एड टेक थी, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेंटल बैरियर टू एंटरप्रेन्योरशिप? एंटरप्रेन्योर के लिए मेंटल बैरियर क्या है? या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन बिजनेस। हाँ, कॉन्फिडेंस नहीं आता, कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करो तो अपने को कॉन्फिडेंस नहीं आता है। जब मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की तो मेरे को भी कॉन्फिडेंस नहीं था चलेगा कि नहीं चलेगा। और जब मैंने अपना टीचिंग करियर स्टार्ट किया तब मेरे को लगता था आई डोंट नो चीज़ें चलेगी कि नहीं चलेगी। बहुत सारे चेंजेस करने के बाद मैं बता दूँ तुमको मेरी कहानी। पहले मैं जीएसटी पढ़ाता था, ठीक है, जीएसटी स्टार्टिंग में किया, मैंने देखा बहुत सारे टीचर्स मार्केट में, मैंने छोड़ा। फिर मैं ऑडिट पे आया, फिर ऑडिट के बाद मैं 20 सी पे आया। तो और सबसे पहले, अरे अरे सुनो सुनो, सबसे पहले आईटी पढ़ाता था, सीए इंटर का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जब मैं सीए इंटर में ही था, मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो चुका था, उसके बाद से मैंने सीए इंटर का आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ाना स्टार्ट किया, फिर आईटी बंद हो गया।
बंद ही हो गया, सब्जेक्ट हटा दिया। फिर उसके बाद मैंने जीएसटी पे शिफ्ट किया, जीएसटी मैंने देखा बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे, फिर मैं ऑडिट पे आया, ऑडिट पढ़ाना स्टार्ट किया, फिर ऑडिट अच्छा चला, उसके बाद मेरा 20C बहुत अच्छा चल रहा है ना जी। तो भाई ये चीज़ होती है, हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता हमारे बिजनेस में कि हमारा बिजनेस कैसे चलेगा, क्या चलेगा, है ना जी। ठीक है, तो सबसे पहला प्रॉब्लम तो यही होता है अगर तुम कुछ भी नया स्टार्ट करो, क्योंकि मेरी फैमिली बैकग्राउंड में भी कोई ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, सब बिजनेसमैन हैं, तो मेरा भी मन था बिजनेस करेंगे, बिजनेस में मैं भी क्या अपना टीचिंग हो गया और अपना धंधा हो गया, बोले तो प्रैक्टिस, तो जीरो से सब कुछ स्टार्ट किया, तो कॉन्फिडेंस नहीं आता है ना जी। और एक चीज़ और, जब तुम सीएमए फाइनल के पेपर भी देने जा रहे होगे तो तुमको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ये चीज़ होती है, ये फैक्ट है, ये रियलिटी है, इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, तो ये होता है, चलने तो कोई इशू नहीं है, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा। फिर दूसरा बोला लैक ऑफ मार्केट नॉलेज, देखो लैक ऑफ मार्केट नॉलेज, लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज, लैक ऑफ वाइबल कॉन्सेप्ट, वाइबल का मतलब समझ रहे हो कि मेरा जो प्रोजेक्ट है या फिर जो भी चीज़ है कि मैंने मार्केट में अपना प्रोडक्ट उतारा, क्या ये रेवेन्यू अर्न करके दे पाएगा, क्या इसकी मार्केट में वैल्यू है, क्या ये बिक पाएगा, इसको बोलते हैं वाइबल कॉन्सेप्ट, ये हमारा प्रोडक्ट वाइबल हो चुका है। जैसे एग्जाम्पल के लिए पेन है, अगर मैंने पेन मार्केट में उतारा, क्या ये वाइबल है, सामने वाला इसके लिए प्राइस देगा, क्या इसकी इतनी कैपेसिटी है कि ये पैसा अर्न करवा सकता है, क्या इसकी इतनी मार्केट में वैल्यू है कि जिससे अपन पैसा अर्न करें, इसको कहते हैं वाइबल, कि हमारा प्रोजेक्ट वाइबल है कि नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने डायरेक्टली मेंटल वेरियर के बारे में पूछा कि मेंटल वेरियर क्या है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ये मेंटल वेरियर है, बाकी मार्केट का नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज और ये वाइबल कॉन्सेप्ट, ये बैरियर तो है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, लेकिन मेंटल वेरियर नहीं है। ठीक है, तो अपना आंसर हो जाएगा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन बिजनेस। तो अपना आएगा एक 106, The agreement was negotiated at the end of Uri Gay round of the GATT. GATT मतलब जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, मतलब एक मैं बताता हूँ, यूरी गे एक यूरी गे करके एक राउंड हुआ था, इसमें क्या था मैं बताता हूँ, सिंपल है। यूरी गे राउंड में क्या था, एक इंटरनेशनल मीटिंग रखी गई, उसमें 123 कंट्रीज़ के प्रतिनिधि, बोले तो एक एक लोग गए हुए थे भाई, इंडिया से एक दो जन गए हुए थे, तो ऐसे 123 कंट्रीज़ के लोगों को बुलाया गया। ठीक है, उनके साथ मीटिंग रखी गई, उसमें बहुत सारे डिसीजंस लेना लेना था इंटरनेशनल लेवल पर। ठीक है, तो वहाँ पे एक डिसीजन लिया गया डब्ल्यूटीओ का, डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को वहाँ पे बनाने का क्या किया गया भाई, निर्णय लिया गया, वहाँ पे अपन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। ये उस यूरिगे राउंड के अंदर हुआ था, वो मीटिंग में हुआ था, सिंपल है, इंटरनेशनल जो मीटिंग हुई थी उसमें। और दूसरा डिसीजन ये लिया गया था भाई, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये चीज़ बनाएंगे, TRIPS, ट्रिप्स के कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाएंगे। क्या ट्रिप्स का फुल फॉर्म सुन लो, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, भैया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के रिगार्डिंग, फॉर एग्जाम्पल भाई द रैपिड लर्नर क्लासेस, अगर इंडिया के अंदर ट्रेडमार्क मैंने रजिस्टर्ड कर रखा हुआ है, तो भाई इंडिया के बाहर भी अगर मैं चाहूँ तो इसको यूज़ कर सकता हूँ, ये ट्रेड नेम को यूज़ नहीं कर पाएगा। तो ऐसे डिसीजन इंटरनेशनल मीटिंग में लिए गए थे। तो उन्होंने बोला, सिंपली पूछा उन्होंने, यूरिगे राउंड ऑफ जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, TT जो बनी थी 1994, ये एग्रीमेंट बना था, GATT एग्रीमेंट बना था, तो उसमें किस नेगोशिएटेड लेकर, मतलब क्या क्या चीज़ हुई थी, सिंपल है। तो उन्होंने भाई अपने को ट्रिप्स के बारे में पूछा, भाई ट्रिप्स ये ट्रिप्स ये एग्रीमेंट बना हुआ था, और बता दूं WTO ऑर्गेनाइजेशन बनाने का फैसला भी हुआ था। तो अपना आंसर ये होगा, ट्रिप्स बनाने का फैसला लिया गया था। तो ये याद करना, अपनी बुक के अंदर नहीं दे रखा हुआ है, सिंपल है। यूरिगे राउंड जो GATT हुआ था, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड में जो भी बात हुई थी, तो एक एग्रीमेंट बना था, ट्रिप्स का एग्रीमेंट बना था, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर ये एग्रीमेंट बना हुआ था, ये याद रखना है ना, 1994 के अंदर। ठीक है, उसके बाद है भाई, डैश इज द कॉम्बिनेशन ऑफ AI एंड बिग डेटा, पहले डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स और प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, ये तो भाई पार्ट्स हैं, और तीसरा लिखा एनालिटिक्स। तो भाई ये जो दे रखा हुआ है, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स और प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, ये एनालिटिक्स के पार्ट्स हैं, मैंने तुमको बताया हुआ था। तो अपना आंसर होगा एनालिटिक्स। सर क्यों होगा एनालिटिक्स, डेटा एनालिटिक्स, ये आंसर क्यों होगा, डेटा एनालिटिक्स बोलो या फिर तुम एनालिटिक्स बोल दो, एक ही बात है यहाँ के लिए कि भाई क्या बोला, एनालिटिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ AI और बिग डेटा। बिग डेटा है, बहुत ज़्यादा बड़ा डेटा है, उसमें जब तुम AI लगाओगे, AI मतलब तुम फिल्टर करके चीज़ें निकालोगे। भाई कोरोना का ये पूरा सैंपल है भाई, 1 लाख लोगों का सैंपल है, अब इसमें से तुमने अपना AI का यूज़ किया, AI ने बोला कि भाई 50 नंबर का सैंपल उठा लो, AI बोलता है 80 नंबर का सैंपल उठा लो, AI बोलता है 120 नंबर का सैंपल उठा लो, तुमने ये सैंपल उठाया 3, ये सैंपल उठाया, तुमने चेक किया, ठीक है,
तो ये पूरा क्या था, मेरे पास बिग डेटा था, 1 लाख लोगों का डेटा था, मैंने एआई का यूज़ किया, एआई बोलता है 50 उठाओ, 80 नंबर का उठाओ, 120 नंबर का उठाओ, ठीक है। उसके बाद मैंने रिजल्ट दिया, भाई किसी को कोरोना नहीं है, ठीक है। तो ये क्या था, एनालिटिक्स किया गया, ये क्या किया गया, एनालिटिक्स, एनालिसिस किया गया, या फिर एनालिटिक्स मैंने किया गया, कुछ भी बोल सकते हैं, एनालाइज किया गया, सिंपल बोल सकता हूँ। तो एनालिसिस या फिर एनालिटिक्स क्या चीज़ है, कॉम्बिनेशन ऑफ एआई का और बिग डेटा का कॉम्बिनेशन है एनालिटिक्स, है ना। और ये जो 3 चीज़ दे रखी हुई है, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स और प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, ये पार्ट है एनालिटिक्स के। तो हमारा आंसर होगा एनालिटिक्स। सिंपल, उन्होंने एनालिटिक्स पूछा, उसके अंदर का नहीं पूछा कि भाई डिस्क्रिप्टिव बताओ, डायग्नोस्टिक बताओ, या फिर प्रिडिक्टिव के बारे में कुछ बोला, सिंपल ही पूछा भैया बिग डेटा है, उसमें हम एआई का यूज़ करते हैं और फिल्ट्रेट करके हम रिजल्ट निकालते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं एनालिटिक्स, सिंपल, है ना। तो इसका आंसर होगा सी, ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अ डेटा सेट इनटू ग्रुप ऑफ सिमिलर डेटा। मैंने तुमको पढ़ाया हुआ था कि भाई कोहोर्ट एनालिसिस में होता है कि भैया बड़े डाटा को, जो अपना डेटा सेट होता है उसको सिमिलर डेटा में अपन ब्रेक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनिंग इंडस्ट्री फॉलोज करती डैश बिजनेस मॉडल, ऑन डिमांड मॉडल फॉलो करती है लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनिंग सर्विसेज। क्यों करती है, ऑन डिमांड का मतलब है भाई जब डिमांड आएगी तब। लॉन्ड्री में क्या होता है भाई, जब कपड़े आएंगे तभी तो धुलेंगे, लॉन्ड्री के अंदर जब कपड़े आएंगे तभी तो धुलेंगे, उससे पहले कैसे अपन डिमांड क्रिएट कर सकते हैं, है ना जी। तो इसका आंसर है ऑन डिमांड, है ना। लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनिंग वाले ऑन डिमांड सर्विसेज यूज़ करते हैं, जब कपड़े आएंगे तभी धुलेंगे, ठीक है। और डिसइंटरमीडिएशन का मतलब क्या होता है भाई, डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ होलसेलर डायरेक्टली रिटेलर को ना बेचते हुए होलसेलर डायरेक्टली कस्टमर को सामान बेचे, या फिर जो कंपनी डायरेक्टली कस्टमर को सामान बेचे, तो उसको बोलते हैं डिस इंटरमीडिएशन, कि भाई बीच में जो होलसेलर है, रिटेलर है, सप्लायर, इनको हटा के डायरेक्टली कस्टमर को सामान बेचते हैं, सस्ते में पड़ता है, तो इसको डिस इंटरमीडिएशन बोलते हैं ना। मार्केट प्लेस बिजनेस मॉडल क्या होता है, मार्केट में जाके भाई 100 दुकान है, तुमने 101 भी लगा ली, उसको बोलते हैं मार्केट प्लेस, ठीक है। ऑन डिमांड तुमको बता दिया, जब डिमांड आएगी तब हम बेचेंगे। सब्सक्रिप्शन बेस से तुमको पता है भाई, सब्सक्रिप्शन ले लो नेटफ्लिक्स का, अमेजोन का, तो पहले पेमेंट करो, उसके बाद अपन वो सर्विसेज देंगे वो लोग, तो सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल होता है, ठीक है। लेकिन अपना ऑन डिमांड है, ऑन डिमांड में क्या होता है भाई, जब डिमांड आएगी तभी हम काम करेंगे। तो लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनिंग में यही चीज़ होती है। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज क्या है, एवोल्यूशनरी और रिवोल्यूशनरी दोनों है, मतलब बोथ है, ये मैंने तुमको पहले भी पढ़ा दिया, फिर से आया हुआ है, ठीक है। स्केलिंग ऑफ पीपल, ये भी तुमने पढ़ लिया है। स्केलिंग ऑफ पीपल के अंदर क्या चीज़ नहीं आती, वेंडर्स नहीं आते हैं, ठीक है भाई। डैश इन्वेस्ट इन हाई ग्रोथ स्टार्टअप इन प्रेफर्ड सेक्टर, हाई ग्रोथ स्टार्टअप कौन से फंड, वेंचर कैपिटलिस्ट फंड जो होते हैं हाई ग्रोथ स्टार्टअप में ही इन्वेस्ट करते हैं, मैंने तुमको पढ़ाया हुआ है। और इसके बारे में एक बार और बता देता हूँ, वेंचर कैपिटल फंड क्या होता है। वेंचर कैपिटल फंड का मतलब है बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, ये इन्वेस्टर्स बना दिए अपन ने, ये इन्वेस्टर्स हैं भाई। इन्वेस्टर ने 1-1 लाख रुपया दिया, कितना होगा, 4 लाख रुपए दिया, एक कंपनी बना दी यहाँ पे, 4 लाख रुपए में ये वेंचर कैपिटलिस्ट फंड है, या फिर मैं वेंचर कैपिटल की कोई भी कंपनी है, चार चार पांच इन्वेस्टर आए, 4 लाख रुपए दिए। अब ये जो कंपनी है ये क्या करेगी, नए नए स्टार्टअप्स को ढूंढेगी जिसमें बहुत पोटेंशियल है ग्रो करने के लिए, जिसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है ग्रो करने के लिए, उसमें पैसा इन्वेस्ट करेगी, तो इसको बोलते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट फंड, वेंचर कैपिटल फंड, है ना जी। क्राउड फंडिंग तुमको पता है भाई, लोगों से चंदा लेके अपन अपना स्टार्ट करते हैं। इक्विटी फाइनेंसिंग तुमको पता है, अपना शार्क टैंक इंडिया की भाई 10% इक्विटी चाहिए। वेंचर कैपिटल के अंदर यही चीज़ होता है, हाई ग्रोथ वाले जो स्टार्टअप होते हैं उनमें अपन क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। और एंजल इन्वेस्टर भी पता है कि एंजल इन्वेस्टर बोले तो एक इंडिविजुअल व्यक्ति आया तुम्हारे बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, उसको एंजल इन्वेस्टर बोलते हैं। लेकिन हाई ग्रोथ स्टार्टअप लिखा हुआ है पे, हाई ग्रोथ स्टार्टअप, हाई ग्रोथ स्टार्टअप में कौन इन्वेस्ट करेगा, वेंचर कैपिटलिस्ट, ठीक है। वेंचर कैपिटल फंड वाला व्यक्ति, फिर वेंचर कैपिटलिस्ट कुछ भी कह सकते हैं। इन डैश मेथड स्टार्टअप वैल्यूएशन, स्टार्टअप्स आर कंपेयर टू दोस ऑलरेडी फंडेड, कौन से स्टार्टअप में स्टार्टअप्स आर कंपेयर्ड टू दोस्त ऑलरेडी फंडेड, जिसको पैसा मिल गया है उसके साथ हम कंपेयर करते, कौन सा मेथड होता है दोस्त, स्कोर कार्ड वैल्यूएशन होता है, ये मैंने तुमको पढ़ाया भी है। अपन यहाँ पे देखो, मैं अपनी बुक का पेज भी लेके यहाँ पे आया हूँ कि कौन कौन से मेथड होते हैं। तो पहला होता है बर्कस मेथड होता है, दूसरा स्कोर कार्ड वैल्यूएशन होता है, तीसरा मेथड होता है रिस्क फैक्टर सबमिशन मेथड होता है, कॉस्ट टू डुप्लीकेट मेथड होता है, मार्केट मल्टीपल मेथड होता है, कंपेरेबल ट्रांजेक्शन मेथड होता है, ये मेथड्स होते हैं। इसमें अब जूम करता हूँ, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है तुमको, देखो स्कोर कार्ड वैल्यूएशन में मैंने तुमको पढ़ाया हुआ था कि भाई ये कंपैरिजन पे चलता है, कंपैरिजन पे चलता है स्कोर कार्ड, क्या चलता है, कंपैरिजन पे चलता है, कंपैरिजन पे चलता है, ये कंपेयर करेगा ऑलरेडी जो कंपनीज हैं
ऑलरेडी जिनको फंड मिल चुका है, ऑलरेडी जिन कंपनीज को फंड मिल चुका है, ऑलरेडी जिन कंपनीज को फंड मिल चुका है उनको, उनका कंपैरिजन अपन अपने स्टार्टअप से करते हैं कि मेरे स्टार्टअप की कितनी वैल्यूएशन निकल के आ रही है। तो स्कोर कार्ड के अंदर ये चीज़ होती है। अब एक होता है कंपेरेबल ट्रांजेक्शन। कंपेरेबल ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है, ये देखो एक मेथड ये भी है, कंपेरेबल ट्रांजेक्शन मेथड। कंपेरेबल ट्रांजेक्शन मतलब सिमिलर बिजनेस लिखा होगा यहाँ पे, हाँ दो ठीक है, ये दो सिमिलर बिजनेस को मैच करते हैं, सिमिलर बिजनेस को मैच करेंगे। सिमिलर बिजनेस बोले तो भाई मेरी एक पोहा की दुकान है, बगल वाले की पोहा की दुकान है, तो हम अभी बिकी नहीं है वो वाली कंपनी, दूसरी जो कंपनी है, दूसरा पोहा की दुकान है, उसका कोई वैल्यूशन नहीं निकला। हम आपस में कंपेयर करेंगे, ठीक है, हम आपस में कंपेयर करेंगे कि भाई तेरी कितनी वैल्यू निकल रही, मेरी कितनी वैल्यू निकल रही, तो उसको बोलते हैं कंपेरेबल ट्रांजेक्शन मेथड, ठीक है। लेकिन जो ऑलरेडी जिसको फंड मिल चुका है, जिस पोहे की दुकान वाले को फंड मिल चुका है, उसका कंपैरिजन अगर अपन करते तो उसको बोलते हैं स्कोर कार्ड वैल्यूएशन, ठीक है। सिंपल। स्कोर कार्ड कब लिखेंगे अपन यहाँ पे, जब जिस कंपनी को फंड मिल चुका है उससे हम जब कंपेयर कर रहे हैं। और अगर अपन यहाँ पे काट के ऑलरेडी फंडेड की जगह लिखते सिमिलर कंपनी, सिमिलर कंपनी के साथ अगर अपन कंपैरिजन कर रहे हैं तो फिर होता हमारा आंसर कंपेरेबल ट्रांजेक्शन मेथड, ठीक है। ठीक है भाई, इसमें कंफ्यूज मत होना कंपेरेबल ट्रांजेक्शन में और स्कोर कार्ड के अंदर, है ना जी। ठीक है भाई, चलो आ जाओ नेक्स्ट वाले पे। डैश मॉडल में होलसेलर मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली सेल करता है प्रोडक्ट को कस्टमर को। इसमें डिसइंटरमीडिएशन में मैंने तुमको पहले भी पढ़ा दिया, ठीक है। इसमें ही होता है डायरेक्टली होलसेलर डायरेक्टली कस्टमर को सामान बेचता है, बीच के लोगों को हटा देता है। A fast food chain pays a movie company to show their food enjoyed by the actor in the film. Identify the type of marketing strategy followed here. ये मैंने तुमको नहीं पढ़ा है, बुक में भी नहीं दे रखा। इसका मतलब बता दो सर क्या होता है। देखो, एक फास्ट फूड चेन पेज अ मूवी कंपनी टू शो देयर फूड enjoyed by the एक्टर। इसका क्या मतलब निकल रहा है मैं तुमको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं डोमिनोज। एक्टर डोमिनोज में खाना खाने जा रहा है, पिज़्ज़ा खाने जा रहा है, खाना क्या खाएगा वो ना, डोमिनोज में गया पिज़्ज़ा खा के आ गया, ठीक है। तो ये मूवी के अंदर हुआ, तुम एक मूवी देख रहे हो जिस मूवी में क्या हुआ, एक एक्टर है सलमान खान है, सलमान खान डोमिनोज का पिज़्ज़ा खाने चलेगा डोमिनोज पर, ठीक है। वो पिज़्ज़ा खा के आ गए और डोमिनोज वाले ने उन जो कंपनी मेकर है, जो फिल्म मेकर है, फिल्म जो बना रहे थे, उनको पेमेंट दिया था 10 करोड़ रुपए कि भाई कि एक्टर जाएगा हमारा पिज़्ज़ा खा के आएगा, डोमिनोज का बाहर ब्रांड लगा होगा, तुम ऐसा शूटिंग करो, ठीक है। उन्होंने शूट किया और तुमको मूवी के रूप में दिखा दिया। तुम जब मूवी देख रहे हो तो हाँ भाई सलमान खान डोमिनोज में पिज़्ज़ा खाने जा रहा है, तो ये क्या भाई इनडायरेक्टली तरीके से एडवर्टाइजिंग हो गई और तुमको पता भी नहीं पड़ा। जनरली शो किया कि भाई नॉर्मली सलमान खान भाई डोमिनोज के अंदर गए खाना खाने, खाना भी क्या खाना, पिज़्ज़ा खाने गए हुए हैं ना। तो ये इनडायरेक्ट मार्केटिंग हो गई और इसको बोलते हैं स्टेल्थ मार्केटिंग। स्टेल्थ मार्केटिंग मतलब सामने वाले को पता ही ना पड़े कि तुमने मार्केटिंग कर दी है और ऐसा लगे नॉर्मल नॉर्मल चीज़ चल रही है। तो क्या लिखा है, फास्ट फूड चेन पेज अ मूवी कंपनी, मूवी बनाने वाली कंपनी को पे कर रहा है टू शो देयर फूड इंजॉयड बाय द एक्टर, इंजॉय उनका फूड इंजॉय कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल दूसरा लेता हूँ मैगी, सलमान खान भाई मैगी बना के खा रहे हैं घर पे मूवी के अंदर और मैगी वालों ने पेमेंट दिया होता मूवी बनाने वालों को कि भाई 10 करोड़ रुपए पकड़ो, ये सलमान भाई का एक सीन डाल देना कि वो मैगी खाएंगे घर पे बैठ के, है ना जी, बनाते हो 2 मिनट में मैगी तैयार हो रही है और वो खा रहे हैं। तो ये क्या चीज़ था भाई, ये था स्टेल्थ मार्केटिंग कि सामने वाले को पता ही ना चले, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्टेल्थ मार्केटिंग। ये याद कर लेना, अपनी बुक वगैरह में नहीं है और मैंने भी पढ़ाया नहीं है ना, अपनी बुक में आया ही नहीं, अभी आया हुआ है इसलिए मैं तुमको पढ़ा देता हूँ। इसको बोलते हैं स्टेल्थ मार्केटिंग, है ना। नेक्स्ट है, इन डैश द गोल इज टू अटेम्प्ट टू डिस्कवर हिडन ट्रेंड्स दैट वुड अदरवाइज हैव बीन डिफिकल्ट टू सी। इसको बोलते हैं फैक्टर एनालिसिस। क्या बोलते हैं, हिडन ट्रेंड्स को कौन निकालता है, फैक्टर एनालिसिस निकालता है, तुमको पढ़ाया भी था मैंने। आ जाओ, ये दे रखा हुआ है, ये डेटा एनालिटिक्स की टेक्निक्स थी, रेग्रेशन एनालिसिस, फैक्टर एनालिसिस, कोहोर्ट एनालिसिस, मोंटी कार्लो सिमुलेशन मेथड और टाइम सीरीज एनालिसिस। फैक्टर एनालिसिस में क्या होता है भाई, हिडन ट्रेंड्स को निकालने का काम किया जाता है। तो वही चीज़ इन्होंने पूछा हुआ है कि मैंने हालांकि तुमको सब कुछ अपनी क्लास में पढ़ाया हुआ है। फैक्टर एनालिसिस के अंदर हिडन ट्रेंड्स को निकालने की कोशिश की जाती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिस्क इन्वॉल्व इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट ने कुछ सिक्योरिटीज इशू की हुई है, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स वगैरह हैं वो इशू किए हुए हैं, तो कौन सी रिस्क नहीं होती, इंटरेस्ट रेट रिस्क होती है, हाँ जी। री इन्वेस्टमेंट रिस्क होती है, हाँ जी। और डिफॉल्ट रिस्क होती नहीं। डिफॉल्ट रिस्क का मतलब है कि गवर्नमेंट तुम्हारा पैसा खा के भाग गई। ऐसा कभी होता है, गवर्नमेंट ने कुछ गोल्ड बॉन्ड तुमको दिए हैं, ठीक है, और फिर गवर्नमेंट पैसा खा के भाग गई, तो इसको बोलते हैं डिफॉल्ट रिस्क। तो ऐसा कुछ करेगी गवर्नमेंट, नहीं करेगी, तो इसका आंसर सी है। चौथा है मैच्योरिटी रिस्क, ठीक है।
तो 3 रिस्क हो सकती है बट एक डिफॉल्ट रिस्क नहीं हो सकती। 3 रिस्क में पहली कौन सी रिस्क है जो हो सकती है? इंटरेस्ट रेट रिस्क, इंटरेस्ट कम ज़्यादा हो सकता है। गवर्नमेंट 7% इंटरेस्ट दे रही है लेकिन मार्केट में 9% मिल रहा है, 10% मिल रहा है, तो ये चीज़ हो सकती है ना जी। तो ये रिस्क हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। री इन्वेस्टमेंट रिस्क हो सकती है भाई, हाँ जी बिल्कुल, री इन्वेस्टमेंट की रिस्क हो सकती है कि भाई कैसे, गवर्नमेंट ने ब्लॉक कर दिया, 5 साल तक तुम सिक्योरिटी से बाहर नहीं निकल सकते। गवर्नमेंट ने अपने गवर्नमेंट की कुछ सिक्योरिटीज इशू की है, तो तुम्हारा लॉक इन पीरियड है 5 साल, मतलब 5 साल बाद ही तुमको तुम्हारा पैसा मिलेगा। तो री इन्वेस्टमेंट की रिस्क है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट 7% इंटरेस्ट दे रही है लेकिन मार्केट में 8% मिल रहा है, तो तुम सोच रहे हो कि गवर्नमेंट से जो तुमने सिक्योरिटीज ली हुई है, जो भी चीज़ इशू किया हुआ है गवर्नमेंट ने, वो उसको वापस दे दे। गवर्नमेंट ने फॉर एग्जांपल बॉन्ड इशू किया है, डिवेंचर इशू किया हुआ है कि तुम्हारे हाथ में डिवेंचर है, ये गवर्नमेंट को वापस कर दे और हमको पैसा मिल जाए। तो वो गवर्नमेंट ने एक स्कीम डाली कि 5 साल का लॉक इन पीरियड है, तो तुम री इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो कहीं और, है ना जी। तो लॉक इन पीरियड है 5 साल, तो तुम फंस गए, तो तुम री इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे वो पैसे को कहीं और, अगर तुमको बेनिफिट कहीं मिल रहा है तो। और डिफॉल्ट रिस्क तो तुम समझ गए, गवर्नमेंट पैसा खा के नहीं बच भागेगी, जो डिवेंचर्स इशू किए उसको रिडीम भी करेगी, वो पैसा भी देगी। ऐसा नहीं कि तुमको डिवेंचर्स इशू कर दिए गवर्नमेंट ने और लॉक इन पीरियड 5 साल में डाल दिया और 5 साल बाद गवर्नमेंट बोली हम नहीं दे रहा पेमेंट, तो ऐसा नहीं होगा। तो डिफॉल्ट रिस्क नहीं होती है। चौथी है भाई मैच्योरिटी रिस्क, मैच्योरिटी पर भी रिस्क हो सकती है। मैच्योरिटी रिस्क का मतलब क्या भाई? मैच्योरिटी फॉर एग्जांपल डिवेंचर्स दिए तुमको, ठीक है, डिवेंचर का पन्ना तुम्हारे पास है, गवर्नमेंट ने 5 लाख रुपए तुमसे लिया हुआ है, 5 साल के बाद मैच्योर्ड होने वाले हैं तो उसकी वैल्यू गिर गई। तुमने 5 लाख रुपए दिए थे लेकिन गवर्नमेंट तुमको 4 लाख वापस दे रही, क्योंकि वो जो डिवेंचर है उसकी वैल्यू ही गिर गई, वो जो सिक्योरिटीज तुमको इशू की गई तो उसकी वैल्यू गिर गई। तो मैच्योरिटी पर भी रिस्क हो सकती है। ये रिस्क हालांकि 10% होगी, वैसे होती ही नहीं है, 99% तो ये मैच्योरिटी रिस्क नहीं होगी, वो एक एग्जाम्पल के लिए डाला हुआ है। लेकिन हाँ, कौन सी रिस्क नहीं होती? डिफॉल्ट रिस्क, कि भाई गवर्नमेंट पैसा खा के भाग गई। अगर गवर्नमेंट ऐसा कर दे तो गवर्नमेंट पर भरोसा ही उठ जाएगा, है ना जी। तो ऐसा कभी नहीं करती, डिफॉल्ट रिस्क कभी नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ अ गुड मिशन स्टेटमेंट। एक गुड मिशन स्टेटमेंट होती है, मिशन स्टेटमेंट जो होती है उसमें क्या नहीं होना चाहिए? तो इट शुड मीन्स इन द प्राइमरी पर्पस ऑफ द बिजनेस। अगर तुम मिशन स्टेटमेंट बना रहे हो तो उसमें तुम अपना पर्पस लिखोगे, बिल्कुल लिखूंगा। इट शुड रिफ्लेक्ट द कैपेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की कितनी क्षमता है, क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, वो लिखोगे, हाँ जी। इट शुड रिफ्लेक्ट द वीकनेस ऑफ द बिजनेस, ये नहीं लिखोगे। तुम एक मिशन स्टेटमेंट के अंदर अपनी वीकनेस लिखोगे क्या? कभी नहीं लिखोगे। तुम अगर न्यू ईयर का रिवोल्यूशन बनाओगे कि मैं ये करना चाहता हूँ, ये करूँगा, ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, तो उसमें तुम वीकनेसेस नहीं डालोगे अपनी, ये मेरी वीकनेस है ना। अगर आप गुड मिशन स्टेटमेंट बनाते हो, अगर आप एक मिशन स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें अपनी वीकनेस नहीं डालोगे, तो इसका आंसर सी होना चाहिए, है ना। अपन ने फोर्थ वाला पढ़ा नहीं, एक बार और पढ़ लो, फोर्थ वाला ऑप्शन और पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है? इट शुड कैप्चर द स्पिरिट एंड एसेंस ऑफ द बिजनेस लेगेसी। हाँ जी भाई, बिजनेस अगर मिशन बना रहा है तो भाई अपनी स्प्रिट डालेंगे। स्प्रिट का मतलब क्या है? अपना क्या माइंडसेट है, हम किस टाइप से वर्क करेंगे, क्या अपना वर्क कल्चर होने वाला है, और अपनी क्या वैल्यूज़ होंगी। एसेंस मतलब हमारी क्या वैल्यूज़ होंगी, किस तरीके से काम करेंगे, हम ईमानदार होंगे, हम हमारे एम्प्लॉयज़ को बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे, बहुत अच्छा वर्क कल्चर देंगे, कस्टमर का भरोसा नहीं तोड़ेंगे, ये सब चीज़ें डालेंगे, बिल्कुल डालेंगे मिशन स्टेटमेंट के अंदर। तो अपना आंसर है सी वाला, कि भाई हम अपनी वीकनेस नहीं डालेंगे हमारी मिशन स्टेटमेंट के अंदर, है ना जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जेनेरिक कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी। जेनेरिक कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी कौन सी नहीं है? कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी थी, हाँ जी। जेनेरिक कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी मैंने तुमको पढ़ाया हुआ था, जिसमें कौन कौन सी स्ट्रेटेजी होती थी? कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी, फोकस स्ट्रेटेजी होती थी, और डिफरेंशिएशन फोकस स्ट्रेटेजी, 4 स्ट्रेटेजीज होती थी जेनेरिक कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी के अंदर। कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी, फोकस स्ट्रेटेजी और डिफरेंशिएशन एंड फोकस स्ट्रेटेजी, तो 4 होती थी। तो ये अलायंस स्ट्रेटेजी नहीं होती थी, ये अपना आंसर हो जाए। डैश बिजनेस मॉडल, सेल, सोशल सर्विस, ये पहले भी पढ़ा दिया मैंने भाई, फ्री ऑफ सर्विसेज वाला, ये सोशल सर्विस के अंदर आता है ना जी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा सांस ले लो, पानी पी लो, है ना जी। कोई दिक्कत दिखती है, कोई प्रॉब्लम होती है 20C से रिलेटेड, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिखा हुआ है, तुम कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो, है ना जी। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्क ट्रांसफर स्ट्रेटजी। रिस्क ट्रांसफर स्ट्रेटजी, क्या बोला? रिस्क ट्रांसफर स्ट्रेटजी। तुमको पता अपन रिस्क को ट्रांसफर कर सकते हैं। इंश्योरेंस का मैंने तुमको एग्जांपल दिया था लास्ट बोले तो कल की वीडियो में, कि भाई रिस्क को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। इंश्योरेंस वाला कि भाई मैंने 100 करोड़ की पॉलिसीज बांट दी हैं,
100 करोड़ लोग हैं, उनसे मैंने इंश्योरेंस का प्रीमियम ले लिया और उनको बोला भाई 1-1 करोड़ रुपए दूंगा अगर तुम्हारी डेथ होती है ना। मैंने मार्केट में बांट दी। तो मैंने क्या 100 करोड़ लोगों की पूरी रिस्क ले ली है। अब मेरे पास पूरी 100 करोड़ लोगों की रिस्क आ गई, तो मैंने क्या किया, दूसरा इंश्योरेंस कंपनी है, मैं बजाज अलायंस हूँ, ठीक है, और दूसरी कोई भी रिलायंस का कोई भी इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, रिलायंस वाला है, कोई भी है, एग्जाम्पल के लिए ये लेते हैं। तो उसके पास गया भाई, मैंने 100 करोड़ की रिस्क लिए, थोड़ी सी रिस्क तुम बियर कर लो, 50 करोड़ की, 50% रिस्क तुम ले लो। ये 50 करोड़ की ये पॉलिसीज है, तुम आधी पॉलिसीज का प्रीमियम तुम रखना और इनकी रिस्क भी तुम बियर करो। तो इसको बोलते हैं भाई रिस्क को बियर करना, या फिर रिस्क को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो रिस्क ट्रांसफर के बारे में बात कर रहे हैं, तो सिंपल है, अपना आंसर होगा सी, इंश्योरेंस कंपनी अपना रिस्क को ट्रांसफर कर देती है, ठीक है। अब बाकी के अभी मैं समझा देता हूँ। इंटरनल नेटिंग ऑफ प्रोसेस टू मैनेज द करेंसी एक्सपोजर, ये चीज़ क्या होती है, इसको रिस्क रिडक्शन कहते हैं, इसको रिस्क रिडक्शन कहते हैं। कैसे भाई, इन्होंने बोला इंटरनल नेटिंग ऑफ, इंटरनल नेटिंग ऑफ का मतलब क्या होता है भाई, इंटरनल नेटिंग ऑफ का मतलब क्या होता है भाई, मैं तुमको बताता हूँ कि मेरे को तुमसे $5,000 आज लेना है, ठीक है। आज का डॉलर का भाव है 100 रुपये, ठीक है, आज का डॉलर का भाव है 100 रुपये, ठीक है। मेरे को तुमसे $5,000 लेना है आज, ठीक है। और और मेरे को तुमको देना है डॉलर, कितना देना है, कल दूंगा मैं, ये आज का है और ये कल है। मेरे को तुमको देना है $6,000, कल देना है, ठीक है, देना है कल देना है, ठीक है। और कल का क्या रेट है, कल का रेट होगा आई थिंक $110 हो सकता है, हमें नहीं पता कितना होगा। तो हम क्या बोलते हैं भाई, करेंसी ऊपर नीचे हो रही, फ्लैक्चुएट हो रही, तो भाई नेटिंग ऑफ कर ले भाई। 5,000 मेरे को लेना है, 6,000 तेरे को देना है, तो नेट ऑफ 1,000 बचेगा भाई, आज ही ले ले तू 1,000, आज 100 के भाव में आज ही ले ले, जिससे करेंसी फ्लैक्चुएट होगी। अगर मैं कल पे करूंगा तो 10 रुपये एक्स्ट्रा लग जाएगा, कल की रेट है ये, कल की रेट है, कल पे करूंगा तो 10 रुपये एक्स्ट्रा लग जाएगा, इसलिए आज ही 100 के हिसाब से ले ले। 10 इंटू अगर 1,000 करूंगा मैं तो 10,000 रुपये कल मेरा नुकसान हो जाएगा, इसलिए आज ही ले ले, नेटिंग ऑफ कर ले। 100 तुमसे लेना है, 50 तुमको देना, तो नेट ऑफ करके जितना भी आ रहा है उतना देना लेना कर लो, है ना जी। एक ऑप्शन नेटिंग ऑफ का तो ये होता है। दूसरा ऑप्शन नेटिंग ऑफ का क्या होता है, जो कि अभी मार्केट में चलता है, थोड़ा ये तो बहुत सिंपल था, थोड़ा एडवांस लेवल का समझो कि भाई यूएसए XYZ कंपनी है, ठीक है, इससे मैं लेना देना चलता रहता है, इसको मैं सामान देता हूँ, ये भाई यूएसए में है, ठीक है भाई, यूएसए में है, ठीक है, ये डॉलर में काम करती है, इसको मैं सामान देता हूँ, मैं कहाँ हूँ, ये इंडिया में हूँ, इंडिया में बैठा हूँ, दिव्यांशु भाई इंडिया में बैठे हुए हैं, ठीक है। अपन अपना क्या चलता है, करेंसी रुपीज़ चलती है, मैं इसको सामान देता हूँ, ठीक है भाई। अब इससे मेरे को $5,000 लेना है सामान के, ठीक है। और मेरी एक ब्रांच है, कहाँ है भाई, ब्रांच मेरी चाइना में, जापान में, यूएसए में, यूएस में, ठीक है, यूएस के अंदर ही मेरी एक ब्रांच है, ठीक है, ठीक है, ब्रांच है यूएस में, तो जो कि डॉलर में काम करती है, ठीक है, डॉलर में काम करती है। तो $5,000 इससे लेना है, कब लेना है, 3 मंथ बाद, 3 महीने के बाद ही अपने को पेमेंट करता है। आज मैंने सामान भेजा, 3 महीने के बाद वहां से मेरे को $5,000 आएगा, ठीक है। तो इंडिया में बुलाऊंगा, मेरे को लग रहा है भाई कि डॉलर की रेट कम होगी, अभी 100 रुपये के हिसाब से डॉलर चल रहा है, तो आज के हिसाब से अगर देखूं मैं तो कितना पैसा होगा, 5 लाख रुपए, ठीक है, 5 लाख रुपए आज के हिसाब से होगा। लेकिन मेरे को लग रहा है भाई युद्ध वगैरह होगा, डॉलर की रेट कम हो जाएगी, 3 महीने के बाद कितना बचेगा, 90 रुपये के हिसाब से। तो 90 रुपये के हिसाब से अगर मैं 3 महीने के बाद मेरे पास डॉलर आएगा तो वो होगा भाई 4,50,000 रुपये का, ठीक है, 4,50,000 मतलब 50,000 का तो यही घाटा हो जाएगा मेरे को, है ना। तो मैं क्या करूँगा, नेटिंग ऑफ करने की कोशिश करूँगा। क्या करूँगा मैं, 3 महीने के बाद ना लेते हुए इसको बोलूंगा बेटा 3 महीने के बाद तू मेरी जो कंपनी है यूएस में वहां पे जो ब्रांच है, डॉलर का डॉलर दे देना तू, है ना। तो इसको बोलूंगा मैं नेटिंग ऑफ करना, मेरे पास पैसा नहीं है, मैंने अपनी ब्रांच में पैसा भिजवा दिया $5,000, तो यहाँ पे इसको $5,000 इसको मिल गया, ठीक है जी। और फॉर एग्जाम्पल के लिए इसी में मैं आगे बढ़ाता हूँ, इससे मेरे को पेमेंट लेना था कुछ, ठीक है, इससे मेरे को पेमेंट लेना था, तो इससे मैंने रुपीज़ में कुछ जितना भी मेरे को लेना होगा, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर अपन इसको 5 लाख लेना है, ठीक है, 5 लाख लेना है अपन को, ठीक है, तो 5 लाख रुपए मैंने आज ही मंगा लिए इससे। क्या बोला भाई, 5 लाख रुपए तू आज दे दे, 3 महीने के बाद वो तुमको $5,000 देगा, तुम आपस में सेटलमेंट कर लेना, ठीक है। इसको बोलते हैं नेटिंग ऑफ करना, ठीक है, नेट ऑफ करना, जितना लेना है कितना देना उनको नेट ऑफ कर दो, ठीक है, इसको बोलते हैं नेटिंग ऑफ करना। तो ऐसे क्या हुआ, मेरी करेंसी की रिस्क बच गई।
और फिर जो हमारी जो ये जो ब्रांच है, ये अपनी जो यूएस वाली ब्रांच है, ये यूएस वाली ब्रांच है, कहीं ना कहीं एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करके बैठेगी। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने बाद का, कि मेरे पास 3 महीने बाद $5,000 आएंगे, ठीक है। तो आज की रेट में तुम उसको बुक करो कि भाई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की रेट है 100 रुपये, कि भाई 3 महीने के बाद ये रेट हो सकती है, तो इस रेट में वो बुक करके रखेगा अपना सेफर साइड के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ होती है नेटिंग ऑफ के अंदर। ये तुमने स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ा होगा। कहाँ थे अपन, ये थे। तो ये तो भाई इंटरनली आप नेट ऑफ कर लो। फिर दूसरा जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर के अंदर क्या होता है, रिस्क को शेयर करते हैं। आधी रिस्क तू ले, आधी रिस्क मैं लेता हूँ। 50% तू अपना पैसा डाल, 50% मैं अपना पैसा डालता हूँ, ठीक है जी। फिर तीसरा इंश्योरेंस, मैंने तुमको बता दिया, रिस्क को शेयर करते हैं, ये इंश्योरेंस लेते हैं और शेयर करते हैं अपनी रिस्क को। फिर है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में भी क्या करते हैं भाई, रिस्क को शेयर करना कहते हैं। सॉरी, इंश्योरेंस में क्या होता है, रिस्क को ट्रांसफर ही कर देते हैं। इंश्योरेंस के अंदर ट्रांसफर करती है उस वाले सामने वाले बंदे के ऊपर, तू जान तेरा काम जाने। और एक होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, जिसको अपन कहते हैं। ये अपन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं या फिर फॉरवर्ड भी बोल सकते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी जो अपन बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, रिस्क को हमने क्या किया हुआ है, शेयर किया हुआ है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये भी अभी मैं समझा देता हूँ, क्योंकि एक एमसीक्यू है। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है, फ्यूचर, फ्यूचर या फिर बोल सकता हूँ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ये तुमने एसएफएम में पढ़ा हुआ है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या चीज़ होती है कि भाई आज डॉलर है 100 रुपये का, ठीक है। आज डॉलर है 100 रुपये का, और मुझे 2 मंथ के बाद 2 मंथ बाद $5,000 आएगा। सिंपल है, $5,000 2 मंथ के बाद आएगा। आज डॉलर की रेट है 100 रुपये, मुझे लग रहा है 2 महीने के बाद रेट कम हो जाएगी डॉलर की, तो मुझे नुकसान हो जाएगा, जो अपने लास्ट एग्जाम्पल में मैंने तुमको बताया। तो मैंने क्या किया, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, FR ले लिया। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अपन ने लिया, $1 की रेट है कितना, 109 रुपये, ठीक है, 109, 109 रुपये। कब, 2 मंथ के बाद का ले लिया, 2 मंथ बाद, 2 मंथ बाद का मैंने एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। मतलब कि भाई 2 महीने के बाद जो मेरा $5,000 आएगा, उस डॉलर को मैं दे के 109 रुपये की रेट से अपना कैश ले लूंगा। ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मैंने बुक कर रखा हुआ है बैंक से जाके, कि भाई 2 महीने के बाद $5,000 आएगा, 109 की रेट में तुम हमको पैसा दे देना। 2 महीने के बाद डॉलर की रेट 100 हो, 90 हो, 50 हो, मुझे मतलब नहीं है, ठीक है। तो इस केस में ये मैंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, तो किसके साथ लिया हुआ है, बैंक के साथ किया हुआ है। तो इसमें हमने क्या किया, रिस्क को शेयर किया। अगर उस दिन, अगर 2 महीने के बाद ये डॉलर की रेट क्या होती है, डॉलर की रेट अगर कम होती है, तो किसका नुकसान है, मेरा नुकसान है। और डॉलर की रेट बढ़ती है तो मेरा फायदा है। समझना, मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट है कि भाई 109 में मेरे को लेना है। अब बैंक वाला क्या करेगा भाई, 2 महीने के बाद जब डॉलर आएगा और उसकी अगर अपन रेट देखें तो 112 की रेट हो गई। उस दिन कितने की रेट हो गई, 112 की रेट हो गई, लेकिन बैंक अपने को 109 में वो दे देगा। तो एक पार्टी का फायदा होगा, एक का नुकसान होगा। अगर रेट, डॉलर की रेट ज़्यादा होती है तो मेरा नुकसान है, क्योंकि मुझे तो इस 109 में ही खरीदना पड़ेगा। और अगर डॉलर की रेट, सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट बताता हूँ तुमको मैं। डॉलर की रेट अगर 108 होती है, डॉलर की रेट अगर 108 होती है तो मुझे नुकसान होगा। डॉलर की रेट क्या होगी, अगर 108 होती है और ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेता तो मुझे नुकसान होता। मैंने क्या ले रखा हुआ है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, कि भाई 109 में तुमको डॉलर देना पड़ेगा, है ना जी। 109 में तुमको डॉलर देना ही पड़ेगा, है ना जी। और अगर डॉलर की रेट होती है 110 या फिर 112 होती है, तो ये होगा अपने बैंक को नुकसान। क्योंकि बैंक को तो बेटा 109 में देना पड़ेगा डॉलर, और बैंक भी कहीं से खरीद कर लाएगा तो वो 110 में खरीद कर लाएगा, सिंपल है। तो एक व्यक्ति को नुकसान होगा, एक व्यक्ति को फायदा होगा। तो इसको बोलेंगे भाई रिस्क को शेयर कर रहे हैं। रिस्क को शेयर करना, भाई या तो तेरा नुकसान या फिर मेरा नुकसान, सिंपल, इसको बोलते हैं रिस्क को शेयर करना। और रिस्क को ट्रांसफर करने का मतलब है भाई अगर नुकसान होगा तो पूरा ही तेरा होगा, फायदा होगा तो पूरा ही तेरा होगा। तो इंश्योरेंस के अंदर यही चीज़ होता है, रिस्क को हम ट्रांसफर करते हैं, फायदा होगा तेरा, नुकसान होगा तेरा, मुझे कोई मतलब नहीं। और यहाँ पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जिसको बोलते हैं, उसमें क्या होता है भाई, या तो तेरा नुकसान या तो मेरा नुकसान, तो उसको बोलते हैं अपन रिस्क को शेयर करना। या तो तेरा नुकसान हो जाएगा या मेरा हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू और है, वो मैं आपको पढ़ा देता हूँ, कहाँ है,
कहाँ गया वो MCQ? पता नहीं। शायद हमने पहले भी किया हुआ है ये, इससे रिलेटेड एक किया हुआ है पहले, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। आई डोंट नो, मिलेगा तो अपन करेंगे, नहीं मिलेगा तो छोड़ेंगे। मेरे को याद था शायद एक था। चलो आगे मिलेगा तो अपन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मिलेगा तो देखते, नहीं मिलेगा कोई इशू नहीं है। क्योंकि मेरे को ध्यान था कहीं ना कहीं एक था, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड एक था, आएगा तो अपन देखेंगे, ठीक है। अब क्या बोला गया है 122? जैम, GEM, ग्लोबल एंटरप्राइज ऑन्टरप्रेन्योरशिप मॉनिटर, ग्लोबल ऑन्टरप्रेन्योरशिप मॉनिटर, ASP, एडल्ट पॉपुलेशन सोसाइटी के सर्वे, एडल्ट पॉपुलेशन सर्वे, ये मैंने तुमको पढ़ाया होता। ये 4 मोटिवेशन थे बिजनेस के, कौन सा वाला नहीं है इसमें से? तो देखो ये 4 मैंने लिख के भी रखा हुआ है। टू मेक डिफरेंस इन द वर्ल्ड, टू बिल्ड अ ग्रेट वेल्थ और हाई इनकम, टू अर्न अ लिविंग बिकॉज जॉब्स आर स्केर्स, ठीक है, टू कंटिन्यू फैमिली ट्रेडिशन। ये 4 मोटिवेशन थे। तो 1 2 ये 3 तो दिख गए। ये डेवलप स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, ये नहीं है, इसका आंसर है C, डेवलप स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, ये नहीं है आंसर, है ना जी, तुमको पता है ये चीज़। 9 प्रिंसिपल्स थे, आइसनबर्ग 2010 ने जो बताए थे, 9 प्रिंसिपल्स बताए हुए थे, है ना जी। अगला है फाइंड द ऑड वन आउट विथ रिगार्ड टू द टर्म बूट स्ट्रैपिंग। बूट स्ट्रैपिंग से रिलेटेड ऑड वन निकालना है। बूट स्ट्रैपिंग में क्या होता है? टू पुल वन शेल्फ अप। कोई व्यक्ति है बूट स्ट्रैपिंग बोले तो नया बिजनेस खुद की दम पे स्टार्ट कर रहा है, तो उसको अपन ऊपर खींचेंगे, मोटिवेट करेंगे, जी बिल्कुल करेंगे। दूसरा भाई इम्पॉसिबल टास्क है, बूट स्ट्रैपिंग इम्पॉसिबल टास्क है भाई, बहुत सी चीज़ें इम्पॉसिबल लगती है ना जी, ठीक है। आउट ऑफ नथिंग, कुछ नहीं था बहुत कुछ बना दिया। आउट ऑफ नथिंग मतलब जीरो से स्टार्ट करना और बहुत कुछ बना देना, ये भी बूट स्ट्रैपिंग के अंदर कुछ ना कुछ कनेक्ट कर रहा है। चौथा इनोवेशन कर देना, तो इनोवेशन इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। इनोवेशन ये ऑड वन लगेगा, इनोवेशन यहाँ पे ऑड वन हो जाएगा। टू पुल वन सेल्फ आप मोटिवेट कर रहे हैं, कुछ इम्पॉसिबल टास्क था, ठीक है, अपन ने पॉसिबल करेंगे। आउट ऑफ नथिंग, जीरो से स्टार्ट किया, हीरो बना दिया, तो ये 3 रिलेटेड टर्म्स हैं बूट स्ट्रैपिंग से रिलेटेड। इनोवेशन मतलब कुछ नई चीज़ बना देना, बूट स्ट्रैपिंग में कुछ नई चीज़ नहीं बनाते, जीरो से स्टार्ट करते हैं, है ना जी। बनाएंगे तो नया धंधा करेंगे, लेकिन अपन जीरो से स्टार्ट करते हैं। ये 3 जो टर्म्स हैं, ये अपनी बुक के अंदर भी दे रखी हुई है, मोटिवेट करने का काम करते हैं तीनों टर्म्स। चौथा है इनोवेशन, ये अलग ऑड बन हो जाएगा बूट स्ट्रैपिंग से, है ना जी, तो ये बूट स्ट्रैपिंग में नहीं आएगा। हमारा आंसर हो गया D। Companies like Netflix, Microsoft has been using Dash for years, which must सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल यूज़ करते हैं। नेटफ्लिक्स वगैरह 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 जितने भी हैं OTT प्लेटफॉर्म वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, सब सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल फॉलो करते हैं, ये पढ़ा हुआ है अपन ने पहले ही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पिलर ऑफ स्टार्टअप इन इंडिया? स्टार्टअप इंडिया जो स्कीम आई थी 2015 में, उसके पिलर्स के बारे में पूछ रहे हैं। तो हैंड होल्डिंग, हाँ जी, सपोर्ट करती गवर्नमेंट, फंडिंग देती, हाँ जी देती, ट्रेनिंग देती, हाँ जी देती, तो ऑल ऑफ दी अबव। ये स्टार्टअप इंडिया जो गवर्नमेंट की लॉन्च की गई स्कीम है उसके बारे में बोला गया, तो ऑल ऑफ दी अबव इसके आंसर होंगे भाई। ये मैंने तुमको पहले भी पढ़ाया हुआ है। फिर है भाई, विच इज़ द बेनिफिट ऑफ एंडोर्सिंग प्रोडक्ट ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म? विच इज़ द बेनिफिट ऑफ एंडोर्सिंग प्रोडक्ट्स ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म? जब अपन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई भी चीज़ डालते हैं तो उसका क्या बेनिफिट मिलेगा? हायर कॉस्ट फॉर एडवर्टाइजमेंट नहीं। अगर अपन ऑनलाइन, अगर अपन डिजिटल मार्केटिंग वगैरह कराते तो कॉस्ट कम आती है। अगर तुम टीवी पर ऐड करा दो, रेडियो पर ऐड करा दो, बहुत ज़्यादा पैसा लग जाएगा। तुम रोड के ऊपर चौराहे पे होर्डिंग लगाओगे, उसका बहुत पैसा लग जाएगा एक ही बार में। तो जब अपन सोशल मीडिया मार्केटिंग का यूज़ करते हैं तो बहुत कम पैसा लगता है, तो हायर कॉस्ट नहीं, लोअर कॉस्ट लगेगी यहाँ पे। लिमिटेड रीच टू पोटेंशियल कस्टमर, ऐसा भी नहीं है। सोशल मीडिया मार्केटिंग से हम लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल तक पहुँचते हैं नहीं। यूट्यूब पे भाई अगर कोई भी चीज़ डालोगे तो n नंबर ऑफ पीपल तक पहुँच जाएंगे। तीसरा है रिडक्शन इन मार्केटिंग कॉस्ट, बिल्कुल सही, मार्केटिंग कॉस्ट कम लगती है सोशल मीडिया मार्केट, ठीक है। तो हमारा आंसर C होना चाहिए, बट हम फोर्थ वाला भी पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है? इंक्रीज डिपेंडेंसी ऑन ट्रेडिशनल मार्केटिंग मेथड्स, नहीं। सोशल मीडिया मार्केटिंग अगर तुम करते हो तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग पर डिपेंड होते हो क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग करने की रिक्वायरमेंट है नहीं भाई। अगर तुम सोशल मीडिया मार्केटिंग में बहुत एक्टिव हो, ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हो, तो ऑफलाइन तुम डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। तो हमारा आंसर है C, मार्केटिंग कॉस्ट कम होती है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ सस्टेनेबिलिटी? सस्टेनेबिलिटी की ब्रांच मैंने तुमको पढ़ाया था क्लास के अंदर। सस्टेनेबिलिटी की 3 ब्रांचेस होती हैं, पहला एनवायरनमेंट, फिर दूसरा नीड ऑफ प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन, फिर तीसरा इकोनॉमी। ये 3 ब्रांचेस होती है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब है तुम ऐसा बिजनेस चला रहे हो जिसमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए चल रहे हो, सोसाइटी की नीड को फुलफिल करते हुए चल रहे हो। इकोनॉमी बोले तो तुम ग्रोथ करते चल रहे हो, इकोनॉमी का नुकसान नहीं कर रहे हो, तो वो उस बिजनेस को बोलते हैं सस्टेनेबल बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं सोलर एनर्जी इसका यूज़ कर रहे हो, सोलर पावर बना रहे हो तुम, सोलर प्लांट, सोलर क्या बोलते हैं उसको, जो आजकल जो घर में क्या हो रहा है, सोलर पैनल्स लगते हैं
भाई लाइट्स का यूज़ ना किया जाए, सोलर पैनल के थ्रू हम लाइट बनाना स्टार्ट करते हैं। वो चीज़, वो वाली जो कंपनीज है वो भाई सस्टेनेबल बिजनेस कर रही, ई बाइक्स बन रही है हमारी, सस्टेनेबल बिजनेस कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को बचाते हुए सोसाइटी को हेल्प करते हुए ग्रो करते जा रहे हैं, है ना जी। ठीक है, तो ऐसे बिजनेस को सस्टेनेबल बिजनेस कहते हैं। तो कौन सी ब्रांच नहीं है सस्टेनेबिलिटी की? सस्टेनेबिलिटी की 3 ब्रांच थी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी और नीड ऑफ प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, तो कौन सी ब्रांच है, इन्होंने पूछा कौन सी ब्रांच है, इकोनॉमी उसकी ब्रांच है, मार्केटिंग, एचआर और कस्टमर सर्विस इसकी ब्रांच नहीं है, तो हमारा आंसर सी है ना। ये मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ है, देख लो भाई, स्क्रीनशॉट भी लगाया हुआ है यहाँ पे। ये 3 ब्रांच है सस्टेनेबिलिटी की, इन्वायरमेंट, नीड ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन एंड इकोनॉमी। ठीक है, चलिए, ये मैंने तुमको पहले ही पढ़ा दिया। कल्चरल रिलेटिज्म, व्यूज मोरल और एथिकल सिस्टम में वेरी फ्रॉम कल्चर टू कल्चर। ठीक है, पढ़ा दिया मैंने तुमको पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मार्केट रिस्क? मार्केट रिस्क कौन सी नहीं है? तो मार्केट रिस्क बोले तो जो मार्केट के कारण चेंज हो, इंटरेस्ट रेट रिस्क मार्केट के कारण चेंज होता है भाई। आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट ऊपर नीचे कर दी, तो भाई बैंक का इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे हो जाएगा, तुमने जो लोन लिया उसकी इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे हो जाएगा अगर फ्लोटिंग रेट पे लिया हुआ है। ठीक है, इक्विटी प्राइस रिस्क, इक्विटी प्राइस मतलब शेयर मार्केट से पूरा चलता है, तो ये मार्केट पे पूरा डिपेंडेंट है। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क भाई मार्केट पे डिपेंडेंट है, तो भाई क्रेडिट रिस्क है, क्रेडिट रिस्क मार्केट रिस्क नहीं है। ठीक है, तो आंसर हमारा डी है। क्रेडिट रिस्क का मतलब सप्लायर, क्रेडिट रिस्क का मतलब डेटर से पैसा लेना है, ठीक है, वो दे रहा है नहीं दे रहा है, तो ये मार्केट से रिलेटेड नहीं है, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कैरी करता है। ठीक है, तो क्रेडिट रिस्क हमारा आंसर हो जाएगा। फिर है 131, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इनोवेशन एज स्पेसिफाइड बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट। पर इनोवेशन के टाइप तुमको पता है, मार्केटिंग इनोवेशन, प्रोडक्ट इनोवेशन, प्रोसेस इनोवेशन, ये टाइप है। कौन सा टाइप नहीं है? पर्सनल इनोवेशन, ये पर्सनल इनोवेशन, ये इनोवेशन का टाइप नहीं है, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेंटल बैरियर टू एंटरप्रेन्योरशिप? ये तुमको पढ़ा दिया, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन अ बिजनेस, ये मेंटल बैरियर है। ठीक है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द बिजनेस? कौन सा ऐसा मैक्रो फैक्टर नहीं है जो बिजनेस को इन्फ्लुएंस करता है? डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट एक मैक्रो फैक्टर है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट एक मैक्रो फैक्टर है, लीगल इन्वायरमेंट एक मैक्रो फैक्टर है, तो हमारा आंसर है डी, मार्केटिंग इंटरमीडिएरी, ये मैक्रो फैक्टर नहीं है। ठीक है, मैक्रो फैक्टर मतलब जो पूरे इकोनॉमी पे या फिर पूरे एक बिजनेस पे, सॉरी पूरे एक इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट डाले। डेमोग्राफिक डालने वाला है भाई, पूरा एरिया वाइज चीज़ें चलती हैं। ठीक है, दूसरा टेक्नोलॉजिकल भाई, पहले कीपैड फ़ोन चलते थे, फिर एंड्रॉइड आ गया तो पूरी इंडस्ट्री हिला के रख दी। ठीक है, फिर लीगल इन्वायरमेंट, पहले जीएसटी नहीं लगता था, फिर जीएसटी लगने लगा तो पूरी ही इंडस्ट्री हिल चुकी चीज़ों के ऊपर, है ना। ठीक है, मार्केटिंग इंटरमीडिएरी हमारा आंसर होगा, ये माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है। ठीक है, तो हमारा आंसर डी होगा। Let's describe a situation where an entrepreneur starts a company with little capital. Little capital, कम पैसे से स्टार्ट करने वाला कौन सा बिजनेस है? बूट स्ट्रैपिंग है। ठीक है भाई। डेवलपमेंट ऑफ न्यू एचआर स्कीम फॉर अ बिजनेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोसेस इनोवेशन। एक होता है प्रोडक्ट इनोवेशन, प्रोडक्ट में हम प्रोडक्ट को नया प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर, मतलब न्यू चीज़ें लगाने की कोशिश करते हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज का यूज़ करते हैं, नई तरीके की पैकेजिंग करने का कोशिश करते हैं। दूसरा प्रोसेस बोले तो भाई अपने अंदर डिपार्टमेंट के अंदर चीज़ों को चेंज करना, है ना जी। फैक्ट्री में अपनी नए एम्प्लॉयज़ को लेके आ गए, एम्प्लॉय से नए नए तरीके से उनको उनसे काम करा रहे हैं, नई जैसे कि भाई नई मशीन लगा दी, है ना जी। प्रोडक्ट के अंदर क्या होगा, नया प्रोडक्ट लेके आ गए, प्रोडक्ट के अंदर कुछ चेंज कर दी, प्रोसेस के अंदर के नई मशीन लगा दी, वो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, प्रोसेस चेंज कर दी, पहले यहाँ ऐसे कान पकड़ते थे अब ऐसे कान पकड़ने लगे, ये प्रोसेस है। ठीक है, तो भाई एचआर स्कीम से लेके एचआर से रिलेटेड, पीपल से रिलेटेड चीज़ें चेंज करना, इसको बोलते हैं प्रोसेस इनोवेशन। मार्केटिंग इनोवेशन भाई, मार्केट नए नए तरीके से मार्केटिंग करना, पहले अपन ऑफलाइन मार्केटिंग करते थे, अब फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सोशल मीडिया के थ्रू करने लगे, तो ये अपना मार्केटिंग इनोवेशन हो गया। चौथा ऑर्गेनाइजेशनल इनोवेशन, ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस। इसका मतलब क्या है भाई, ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, कि भाई बिजनेस में एज अ होल क्या क्या डिसीजन लेना है भाई, किसी कंपनी के साथ मर्ज करना है नहीं करना, किसी कंपनी के साथ एक्विजिशन करना है कि नहीं करना। ठीक है, अपन यहाँ पे ब्रांच खोले कि नहीं खोले, तो वो इनोवेशन या फिर वो डिसीजंस ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के होते हैं, तो हमारा आंसर होगा प्रोसेस इनोवेशन। ठीक है भाई। डैश मेथड ऑफ स्टैंड अप वैल्यूएशन values a startup by taking into a quantitative consideration of all risk associated with the business that can affect the return on investment। सिंपल है भाई, कौन सा ऐसा मेथड है, स्टार्टअप वैल्यूएशन का कौन सा मेथड है,
हम किसी स्टार्टअप को वैल्यू करने जा रहे हैं कि इस स्टार्टअप की कितनी कॉस्ट है, तो हम सारी की सारी रिस्क देखते हैं और उसका रिटर्न्स देखते हैं। तो ये रिस्क रिटर्न वाला जो मेथड होता है वो होता है रिस्क फैक्टर समेशन मेथड। मैंने पढ़ाया भी हुआ था। रिस्क फैक्टर समेशन मेथड के अंदर एक चीज़ होती है भाई, सामने वाले स्टार्टअप में कितनी रिस्क है और कितना वो हमको रिटर्न दे के जाएगा। तो ये मेथड का नाम है रिस्क फैक्टर समेशन मेथड, है ना। हमारा आंसर है रिस्क फैक्टर समेशन मेथड। नेक्स्ट है एंटरिंग इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू मिटिगेट रिस्क इज एन एग्जांपल ऑफ रिस्क शेयरिंग। मैं जो ढूंढ रहा था फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड वो 137 पर है ना, 137 पर है। ये 121 देखो, मैंने तुमको 121 पढ़ाते हुए बोला था कि एक एमसीक्यू मैंने देखा था, अब वो 137 पे जाके मिला हुआ है। भाई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ये चीज़ क्या है भाई, रिस्क को शेयर कर रहे हैं। तो आ जाओ 137, ये दे रखा हुआ है एंटरिंग इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हैं टू मिटिगेट द रिस्क को कम करने के लिए, उसको बोलते हैं रिस्क शेयरिंग। ठीक है, रिस्क को हम शेयर कर रहे हैं, सिंपल, ऊपर ही मैंने एक्सप्लेन कर दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का सोर्स नहीं है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इसका सोर्स नहीं है। एक्सेस टू लो कॉस्ट इम्पोर्ट, ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इसका सोर्स है कि भाई अगर अपने को कॉम्पीट करना है मार्केट में तो भाई सस्ते से सस्ता प्रोडक्ट लेके आ जाओ, लो कॉस्ट में खरीदो। दूसरा है लोकेशनल एडवांटेज, लोकेशन, तुम प्राइम मेन मार्केट में बैठे हो तो तुम अच्छा खासा कॉम्पीट कर सकते हो। तीसरा है लो एंट्री बैरियर, ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस के अंदर नहीं आएगा। लो एंट्री बैरियर मतलब कोई भी मार्केट में आके घुस गया, तो आप पोहा की दुकान है तो 110 भी खोलना है तो वो खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना जी। तो लो एंट्री बैरियर है, किसी मार्केट में लो एंट्री बैरियर है मतलब कोई भी इंसान मार्केट में घुस सकता है इजीली, तो ये इससे हम कंपटीशन नहीं क्रिएट कर सकते, है ना जी। तो ये लो एंट्री बैरियर हमारा आंसर होगा कि इससे हम कंपटीशन नहीं क्रिएट कर सकते। तो होता है एक्सेस टू न्यू एंड सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी में लेके आया तो इससे मैं कॉम्पीट कर सकता हूँ, है ना, तो मैं कंपटीशन दे सकता हूँ। तो हमारा आंसर सी होगा, लो एंट्री बैरियर। लो एंट्री बैरियर मार्केट में कोई भी घुस सकता है, जैसे टीचिंग मार्केट में यूट्यूब पे आकर कोई भी पढ़ा सकता है, कोई भी पढ़ा रहा है, तो ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हमें नहीं मिलेगा, हम कॉम्पिटिशन नहीं कर सकते, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का बेनिफिट नहीं है। ठीक है, फिर 139, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेल्थ केयर स्टार्टअप। हेल्थ केयर स्टार्टअप का एग्जाम्पल क्या होगा, हेल्थ केयर स्टार्टअप तो सिंपल लर्न एक एडटेक कंपनी थी, ठीक है, और बिजक करके एग्रीकल्चर से रिलेटेड इन्होंने स्टार्टअप वगैरह था इसका। ठीक है, तीसरा प्रेक्टो एक ऐप आई थी जिसमें आप ऑनलाइन डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो, तो प्रेक्टो एक एग्जाम्पल है हमारा हेल्थ केयर स्टार्टअप का। चौथा है अल्फा। अल्फा के अंदर क्या होता है, अल्फा के अंदर एक स्टार्टअप था जो कि छोटे छोटे स्टार्टअप्स को लोन प्रोवाइड करना, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना और ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, तो वो हमारा हेल्थ केयर के अंदर नहीं आएगा। प्रैक्टो एक ऐसा ऐप था जिसमें अपन ऑनलाइन डॉक्टर से बातचीत कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, तो हेल्थ केयर के अंदर प्रैक्टो आ जाएगा। ठीक है भाई, 140 क्या बोलता है, कौन सा प्लेटफॉर्म, वैन प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम हम जब यूज़ करते हैं तो इसको सोशल मीडिया मार्केटिंग कहते हैं, सिंपल। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम से जो तुम मार्केटिंग करोगे उसको सोशल मीडिया मार्केटिंग कहेंगे। लास्ट वन है डैश इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अ डेटा सेट इनटू ग्रुप्स ऑफ सिमिलर डेटा। ये मैंने पढ़ा दिया, कोहोर्ट एनालिसिस के अंदर होता है कि भैया बहुत बड़े डेटा को हम छोटे छोटे सिमिलर डेटा के ग्रुप में डिवाइड करते हैं। 141 हमारा कंप्लीट हो गया, 141 तक थे, ये हमारे पास्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर थे। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारी केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज। चलो जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।